इंजीनियरिंग क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे रेखाखंड का आनुपातिक विभाजन। दोस्तों पहला भाग आप लोग देख ही चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक पहला भाग नहीं देखा वो पहला भाग पहले जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो इस भाग में आपको कठिनाई हो सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पहले भाग की लिंक दी गई है, अब वहां से पहले भाग को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रेखाखंड का आनुपातिक विभाजन दो तरीके से होता है। एक तो आंतरिक रूप से, जिसको हम अंतः विभाजन कहते हैं, और दूसरा होता है बाहरी रूप से, जिसको हम बाह्य विभाजन कहते हैं। तो दोस्तों आपके जो पेपर में व्यापम के जो एग्जाम्स हैं या कोई भी एग्जाम हो, उसमें बाह्य विभाजन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो इसको हम छोड़ देंगे और केवल अंतः विभाजन देखेंगे। दोस्तों बाह्य विभाजन भी कोई ज़्यादा अलग नहीं है, उसको भी अपन थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखें अंतः विभाजन क्या होता है। जैसे कि दोस्तों हमने मान लिया एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक है x1, y1, और दूसरा है Q, जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो दोस्तों इन दो बिंदुओं को एक रेखाखंड से मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो एक रेखाखंड मिलेगा, इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड। इसकी एक फिक्स लंबाई होगी। अब दोस्तों इस रेखाखंड को कोई बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु है S, ये बिंदु जिसके निर्देशांक x, y है, ये इस रेखाखंड को m/n में विभाजित करता है। तो दोस्तों ये अंदर ही है इस पूरे रेखाखंड के, तो इसको हम आंतरिक विभाजन कहते हैं। अगर ये बाहर होता तो इसको हम बाह्य विभाजन कहते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टारगेट है, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पेपर में दोस्तों दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो सबसे पहले बिंदु P और Q के निर्देशांक दे दिए जाएंगे, भुज और कोटि। दोस्तों जो x निर्देशांक होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात थी जो पहले वाले वॉल्यूम में मैं नहीं बता पाया था, पहले वीडियो में। और जो y निर्देशांक होता है उसको कोटि कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या इस तरीके से लिख के आ सकता है, x निर्देशांक को भुज कहा जाता है और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमको देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। या तो दोस्तों ये अनुपात आपको m/n सवाल में दे दिया जाएगा और आपको ये s के निर्देशांक निकालने होंगे, x और y, या फिर इस s के निर्देशांक दिए होंगे और आपको ये अनुपात निकालना होगा। तो दोस्तों दोनों तरीके के प्रश्न हम करके देख लेते हैं, और दोनों ही प्रश्न दोस्तों पिछली बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इनको आप ध्यान से देखिए और उसके बाद आपको जो भी समस्या हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। दोस्तों सवालों को हल करने से पहले हम देख लेते हैं जो अंतः विभाजन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों उस फॉर्मूले को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे कि कोई दो बिंदु दिए हैं, बिंदु P और बिंदु Q, इन दोनों के निर्देशांक भी दिए हैं x1, y1 और x2, y2। सवाल में कुछ दिया रहेगा 2,3, 6,8 इस तरीके से, और इनको एक बिंदु S m/n में इस रेखाखंड को विभाजित करता है। m/n की जगह भी कुछ दिया होगा 2:3, 1:2 इस तरीके से। दोस्तों अब बिंदु S है, इसके निर्देशांक नहीं दिए होंगे, इसके निर्देशांक हमको निकालने होंगे कि बिंदु कितने अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। दोस्तों जब भी हम इस बिंदु का x निर्देशांक निकालेंगे यानी भुज निकालेंगे, तो हमको P के x और Q के x से ही मतलब होगा। जब S का y निर्देशांक निकालेंगे तो हमको बिंदु P के y और बिंदु Q के केवल y से मतलब होगा, x निर्देशांक से मतलब नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को सेट करते हैं, इसके फॉर्मूले को कैसे इसके फॉर्मूले को बनाएं। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे निशान बना दें बटे का और नीचे m+n लिख दें। दोनों में m और n क्या है, m/n में इस रेखाखंड को विभाजित करते। तो क्वेश्चन में 2:3, 1:2 ऐसा कुछ लिखा होगा, तो अपन ने यहाँ पे ये लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमको पता है x निकालना है, तो हमको x1 से मतलब रहेगा और x2 से मतलब रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले x1 लिख दें और फिर यहाँ पर x2 लिख दें, और ऐसे ही नीचे y1 और y2 से मतलब रहेगा, तो y1 लिख दें, y2 लिख दें। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है कि हमेशा
इतना तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक आप चीज याद रखिए, एक शॉर्ट ट्रिक कह लो या फिर कुछ भी याद करने का तरीका। वो तरीका है कि दूसरों का अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। दोस्तों ये क्या है, दूसरों का अच्छा लगता है, इससे हम इसको कैसे याद करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये x1 लिखा है, x1 यानी इस तरफ है। दोस्तों x1 की तरफ कितना हिस्सा आ रहा है रेखाखंड का, m, जबकि x2 की तरफ रेखाखंड का n हिस्सा आ रहा है। तो दोस्तों x1 के लिए अपना कौन हो गया m और दूसरा कौन हो गया n। तो x1 को कौन अच्छा लग रहा है, दूसरा, दूसरों का अच्छा लगता है, दूसरे अच्छे लगते हैं सबको, अपने अच्छे नहीं लगते। तो x1 में अपन गुणा करेंगे n का, ठीक है। तो n इंटू x1 प्लस x2 को कौन अच्छा लगेगा, दूसरा, x2 के लिए दूसरा कौन है, m, तो यहाँ पर m लिख देंगे। ऐसे ही दोस्तों y1 के साथ हम क्या लिखेंगे, y1 को अच्छा लगेगा दूसरा n, और y2 को कौन सा दूसरा अच्छा लगेगा, m। तो दोस्तों इसके फॉर्मूले को याद करने के दो स्टेप है। सबसे पहला ये है कि बटे में m प्लस n रहेगा दोनों में, और फिर दूसरा ये है कि जब हम x निर्देशांक निकालेंगे तो केवल p के भी x और q के भी x निर्देशांक से ही मतलब रहेगा। जब y निकालेंगे इसका तो p और q दोनों के y से ही मतलब रहेगा। उसके बाद दूसरों का अच्छा लगता है, इन तीनों की सहायता से हम हमेशा के लिए इसका फॉर्मूला निकाल देंगे। दोस्तों ये तो हो जाता है आंतरिक विभाजन का फॉर्मूला। बाह्य विभाजन के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, जहां जहां प्लस लगा है उसकी जगह माइनस कर देंगे। लेकिन दोस्तों बाह्य विभाजन का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ। लेकिन जहां जहां भी प्लस है उसकी जगह अपन माइनस लगा देंगे तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन करेंगे अपन दोनों तरीके के, दोनों ही पेपर में पूछे गए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदु P 2,8 व बिंदु Q 5,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, हमको इसके लिए कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एक्स अक्ष और वाई एक्सिस को अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। हमको पता है बिंदु P ये रहा आपका, बिंदु Q ये रहा, भले सक ये एक लाइन में नहीं है, ऐसे ही लिख लेंगे अपन इनको, ठीक है दोस्तों। और इनके निर्देशांक लिख लेंगे 2,8 और 5,3। अब दोस्तों क्या है, बिंदु P से Q की तरफ 2:3 में विभाजित कर रहे हैं, 2:3। तो सबसे पहले हमने मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु होगा R जो इनको विभाजित करेगा, उसके निर्देशांक x और y हैं। तो वही निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले x निकाल रहे हैं और फिर y निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बटे में अपन को 2-3 लिखना पड़ेगा, m प्लस n, तो दोनों में 2-3 आ जाएगा। अब दोस्तों ऊपर क्या लिखना है, एक तरफ जब x निकालना है तो केवल x निर्देशांक लिखेंगे, तो 2 लिखा और 5 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही y निकालना है तो 8 लिखा और 3 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमको क्या पता है, दूसरे का अच्छा लगता है। जब ये 2 लिखा है तो इसका गुणा किससे होगा, इस 3 से, गुणा 3 और बीच में धन लग जाएगा। और ये 5 का गुणा किससे होगा, इस 2 से, 2 गुणा कितना। ऐसे यहाँ पर ये 8 का गुणा होगा 3 से, 3 गुणा 8 प्लस इस 3 का गुणा होगा 2 से, 2 गुणा 3। अब दोस्तों इसको हल कर लो, कितना आ जाएगा, 10 बटे ये 6 ये 10 यानी 16 बटे 5, और ये कितना आ जाएगा 24 और 6। 24 और 6 कितना होता है दोस्तों, 8 ये 24, 6 30 बटे 5, इससे कट जाएगा तो 6। यानी कि दोस्तों हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16 बटे 5, 6। ये जो बिंदु है जिसके निर्देशांक 16 बटे 5, 6 हैं, ये इन 2 बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करेगा। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, केवल फॉर्मूले को याद करने की बात है। अब दोस्तों इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने है, वह अनुपात जिससे 5,-4 व -3,2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित होता है। तो दोस्तों अपन को इसके लिए क्या है, एक बार अपन x एक्सिस और y एक्सिस में बना लेंगे, उसके बाद अपन को कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप समझ लीजिए कि कैसे बनाते हैं, कैसे सवाल को हल करेंगे, उसके बाद आपको इसकी इतनी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। सबसे पहले दोस्तों x एक्सिस बना ली, y बना ली अपन ने, प्लस माइनस कर लिया, प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। अब इन बिंदुओं को लोकेट कर लो।
5 कॉमा -4, तो 5 कॉमा -4 कहीं यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया बिंदु पहला वाला है 5 कॉमा -4, दूसरा बिंदु -3 कॉमा 2, तो दोस्तों -3 कॉमा 2 यहाँ कहीं होगा, -3 कॉमा 2। अब दोस्तों इन दोनों को मिला दो, ऐसे करके ये कहीं पे मिल रहे होंगे आपस में, ठीक है दोस्तों। अब ज़रूरी नहीं है कि अपना एकदम चित्र सही ही बने, लेकिन मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ आपको, है कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि ये ग्राफ सही ही हो, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा कि सवाल क्या पूछा है ये बताना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक दूसरे को मिल गए रेखाखंड। अब वो क्या कह रहा है कि वह अनुपात बताना है जो इन दोनों मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होते हैं। तो दोस्तों एक्स अक्ष के द्वारा यहाँ पर कहाँ पे विभाजित किया जा रहा है, इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित किया जा रहा है, इस पॉइंट पे वाई अक्ष के द्वारा विभाजित किया जा रहा है। तो दोस्तों इस पॉइंट पे जो बिंदु होगा, इस बिंदु को मैं कोई नाम दे देता हूँ, पी नाम दे देता हूँ, पी। इस बिंदु पर, इस बिंदु के निर्देशांक दोस्तों क्या होंगे, एक्स निर्देशांक, एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेंगे उसके बारे में आगे। तो इस बिंदु पर हमको देखना है कि ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ये जो लंबाई है, ये और ये लंबाई, इसको मान लो d1 मान लो, इसको d2, इन दोनों का अनुपात क्या है, d1 बटे d2 क्या है, ठीक है दोस्तों। तो एक नज़र मैं इसको d1 d2 दे देता हूँ। मान लीजिए d1 d2 अनुपात अपन को निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। कैसे हम दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये उल्टा क्वेश्चन हो गया कि आपको अनुपात नहीं दिया गया है, लेकिन इसके निर्देशांकों के बारे में कुछ ना कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, अगर ये एक्स अक्ष पे जा रहा है तो इसका वाई निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। तो दोस्तों हम इसका डायरेक्ट वाई निर्देशांक ही निकालें। वाई निर्देशांक निकालने के लिए दोस्तों क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले दोनों अनुपातों का जोड़ होता है, नीचे d1 धन d2, फिर ऊपर क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले d1 के तरफ वाला वाई के लिए केवल वाई वाई आएगा, तो 2 आ गया और -4 आ गया केवल, ठीक है। अब इस 2 में गुणा किसका होगा दोस्तों, d2 का होगा। 2 को कौन अच्छा लगेगा, d2, और -4 को कौन अच्छा लगेगा, d1। 2 गुणा d2 धन d1 गुणा -4, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमको पता है वाई निर्देशांक आपका 0 है, वाई निर्देशांक कितना है, 0। तो यहाँ पर हम अगले स्टेप में लिख लेंगे, वाई को 0 लिख लेंगे और इसको ऐसा ही 2d2 -4d1, ठीक है दोस्तों, अपॉन d1 प्लस d2। तो दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो d1 प्लस d2 यहाँ 0 में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्या होगा, आगे का देखते हैं। ये d1 d2 यहाँ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अपना कितना आ जाएगा, 2d2 -4d1 बराबर 0। अब दोस्तों d1 d2 यहाँ पे ले जाओ तो 2d2 इज इक्वल टू 4d1। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, d1 अपॉन d2 निकालना है। नहीं दोस्तों, हमको d1 अपॉन d2 ना निकाल के d2 अपॉन d1 निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्या अनुपात दे रहे हैं, पहला बिंदु 5 -4 दे रहे हैं और दूसरा बिंदु -3,2 दे रहे हैं। अपन ने क्या किया है, अपन ने पहला बिंदु -3,2 ले लिया है, दूसरा बिंदु 5,-4 ले लिया है। तो अपना जो d1 अपॉन d2 आएगा उसको हम उल्टा कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने d1 अपॉन d2 निकाल लिया, d1 अपॉन d2, यहाँ से d2 को यहाँ पर ले गए तो कितना आ गया दोस्तों, d1 अपॉन d2 1/2, d1 अपॉन d2 आ गया 1:2। तो दोस्तों क्या 1:2 आंसर है, नहीं है दोस्तों, क्योंकि अपन ने यहाँ पर पहला बिंदु लिया है -3,2 और दूसरा लिया है 5,-4, जबकि क्वेश्चन में 5,-4 को पहला बिंदु लिया गया है और -3,2 को दूसरा बिंदु लिया गया है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी d1 अपॉन d2 1:2 आया है, हमको जो आंसर निकालना है वो है d2 अपॉन d1, यानी कि -5,-4 वाले बिंदु की तरफ से अनुपात निकालना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सी नंबर का अपना आंसर है। तो दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, या तो अनुपात आपको अनुपात दिया होगा, बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे, जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, ये वाले क्वेश्चन में, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं दोस्तों। और दूसरे वाला क्वेश्चन में हमेशा इसी तरीके का आएगा
क्योंकि दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन में या तो ऐसा आएगा कि x अक्ष के द्वारा विभाजित होते हैं तो वहां पर हमको y निर्देशांक बराबर 0 रख देना है, और अगर ऐसा आ जाए कि y अक्ष के द्वारा विभाजित होते हैं तो वहां पर x निर्देशांक को 0 रख देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये जो नीचे वाला पद है ना, ये उस 0 में जाकर 0 हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर x और y के अलग अलग मान रख दिए जाएंगे तो सवाल काफी बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके के सवाल आने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा, पहला पार्ट जरूर देख लीजिए दोस्तों। इसी के साथ हम विज्ञान प्रश्नोत्तरी भी लाने वाले हैं, तो आपने अगर अभी तक हमारा दूसरा चैनल बेरोजगार क्लब सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और कुछ मतलब जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आ रहा है, और आगे की क्लासों के लिए कुछ सुझाव हों आपके तो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय माता।